गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अभी तक जो हमने पढ़ा था वो बहुत बेसिक्स था। एक सिंबल था आयोटा जिसकी वैल्यू को हमने पढ़ा था, उसको किस तरीके से यूज करना होता है। कॉन्जुगेट पढ़ा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ा है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले बात करते हैं ये आर्गेंट प्लेन क्या होता है। इस प्लेन को जानने से पहले हमने जो पढ़ा है अभी तक 10th क्लास में वो पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन। इन दोनों प्लेन में डिफरेंस देखना। सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में। हम लोगों ने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा, एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट पढ़ा था, दैट इज मान लेते हैं वो 2 3 पॉइंट है। ये एक्स एक्सिस पे 2 हो गया और वाई एक्सिस पे 3 हो गया। ऐसे प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ कोई दूसरा पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी, थर्ड क्वाड्रेंट में भी, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। मीन्स कार्टेशियन प्लेन में हम किसी भी पॉइंट्स को इंडिकेट कर सकते हैं जिसमें कोई रोल नहीं होता आयोटा का। हर एक पॉइंट रियल पॉइंट होता है। बट अगर मैं बात करूँ आपसे आर्गेंट प्लेन के बारे में, इस प्लेन में पहले मतलब समझते हैं, फिर दोनों में हम डिफरेंस बताएंगे। लेट अस सपोज मेरे पास कोई पॉइंट है 2 2, ये कोई पी पॉइंट है जिसके अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आर्गेंट प्लेन के अंदर हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, हर एक पॉइंट जो एसोसिएट करता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को करता है। मीन्स अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू 2 प्लस में 2 आयोटा। सपोज करो ये कोई पॉइंट है क्यू पॉइंट, अगर मैं इसको भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूँ तो x प्लस आयोटा वाई। हर एक पॉइंट्स जो एसोसिएट करता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को करता है। हो सकता है कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो, तो हमारे पास मान लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ कोई भी पॉइंट है -3 4, तो इसको लिखा जा सकता है z इज इक्वल टू -3 प्लस में 4 आयोटा। मीन्स कोई भी पॉइंट हमारे सामने है वो एसोसिएट करता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन के अंदर। क्लियर है ये बात। आर्गेंट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन में क्या फ़र्क होता है। कार्टेशियन प्लेन में तो हर एक पॉइंट जो एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का वो रियल पॉइंट होता है, आयोटा का कोई रोल नहीं होता। बट इन केस ऑफ आर्गेंट प्लेन के अंदर जो हम पॉइंट्स को लेते हैं वो पॉइंट्स हमें रियल एक्सिस को भी दिखाते हैं, साथ साथ इमेजनरी एक्सिस को भी दिखाते हैं। क्लियर है। तो आर्गेंट प्लेन की कुछ डेफिनेशन स्टेटमेंट देखते हैं। आर्गेंट प्लेन एवरी पॉइंट एसोसिएट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन और गॉसियन प्लेन। इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जाता है और गॉसियन प्लेन भी कहा जाता है। इन दिस प्लेन, मतलब जो आर्गेंट प्लेन की बात हम कर रहे हैं, इन दिस प्लेन एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं और वाई एक्सिस को हम इमेजनरी एक्सिस कहते हैं। अब अगेन क्वेश्चन मार्क है कि एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस क्यों कहते हैं और वाई एक्सिस को इमेजनरी एक्सिस क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले एक बहुत छोटा सा ग्राफ देखते हैं। मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई भी आर्गेंट प्लेन है। लेट अस सपोज यहाँ पे कोई भी पॉइंट है एक्स वाई, ये पी पॉइंट है, ये एसोसिएट करता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, दैट इज एक्स प्लस में आयोटा वाई। अगर मैं इस पॉइंट को एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर पॉइंट हुआ एक्स प्लस में 0 आयोटा। इसमें कोई भी इमेजनरी नंबर नहीं है। मीन्स ये जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे रियल नंबर होगा। इस वजह से एक्स एक्सिस को रियल नंबर कहा जाता है। ये आपके पास वाई एक्सिस है। अगर यहाँ पे पॉइंट एक्स वाई है तो उसको ड्रॉप करने पर यहाँ पॉइंट आता है 0 प्लस आयोटा वाई। इट मीन्स इस वाले एक्सिस पे कोई रियल नंबर नहीं है। जो भी नंबर है वो आपके पास इमेजनरी नंबर है। ये रियल नंबर है, ये आपके पास इमेजनरी नंबर है। तो वाई एक्सिस को हमेशा इमेजनरी नंबर कहा जाता है, या वाई एक्सिस पे हमेशा इमेजनरी नंबर्स होते हैं, एक्स एक्सिस पे हमेशा रियल नंबर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। क्यों एक्स एक्सिस को रियल कहते हैं, क्यों वाई एक्सिस को इमेजनरी कहते हैं। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, आर्गेंट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन में डिफरेंस क्या है। कार्टेशियन प्लेन में तो हर एक पॉइंट, चाहे वो एक्स एक्सिस का पॉइंट हो चाहे वो वाई एक्सिस का पॉइंट हो, हर एक पॉइंट रियल पॉइंट होता है। और आर्गेंट प्लेन के अंदर जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है वो रियल होता है, लेकिन जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट होता है वो इमेजनरी पॉइंट होता है। इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर माना जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा आर्गेंट प्लेन रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि आर्गेंट प्लेन का हर एक पॉइंट
एसोसिएट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। क्लियर है? इसके बाद आता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गेन प्लेन। किसी भी प्लेन के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, लेट अस सपोज मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, और यदि मैं इसका मॉडुलस मांगता हूं तो आप मुझे बताते हो रियल का स्क्वायर प्लस में इमेजनरी का स्क्वायर। तो आइए, ऐसा क्यों होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर? सबसे पहले इस ग्राफ के अंदर देखते हैं, ये मेरा रियल एक्सिस है, ये मेरा इमेजनरी एक्सिस है। ये मेरा कोई पॉइंट है एक्स वाई पी पॉइंट, ये पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एसोसिएट करता है, दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर ये पॉइंट एक्स वाई पॉइंट है, इसको ड्रॉप किया, यहाँ पॉइंट एक्स जीरो आया, तो ये वाला जो लेंथ हुई यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हुई वो वाई, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हुई वो एक्स हुई। ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है, ये एक्स ये वाई, यहाँ से यहाँ तक इसको मॉडुलस जेड कहा जाता है, वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स आप इसको ये भी लिख सकते हो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, इसको हम मॉडुलस जेड कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किस तरीके से निकाला जाता है, जिसको आपने पढ़ा था रियल का स्क्वायर प्लस में इमेजनरी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये था मेरे पास आर्गेन प्लेन में किस तरीके से मॉडुलस को मानते हैं। तो उसके बाद पढ़ते हैं कॉन्जुगेट, कि कॉन्जुगेट क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं। लाइक मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, मुझे इसका कॉन्जुगेट करना है, तो मैं डायरेक्ट इसको 2 - 3 आयोटा आपको बता रहा था। क्यों बता रहा था? उसका डायग्राम आपके पास ये है कि मेरे पास ये कोई भी आर्गेन प्लेन है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद ये मेरे पास कोई सेंटर है, ये मेरे पास कोई पी पॉइंट है एक्स वाई पॉइंट, जिसको कम्प्लेक्स फॉर्म में हम एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का यदि आप कॉन्जुगेट फाइंड आउट करो तो ये एक मिरर का काम करता है। इट मीन्स ये इसका एक सिमेट्री होता है। सिमेट्री मीन्स यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। इट मीन्स जो वाई वाला साइन है वो चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के अंदर हम हमेशा वाई वाला साइन चेंज करेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन आर्गेन प्लेन, कि किसी भी आर्गेन प्लेन के अंदर यदि आपके पास 2 पॉइंट दे दिए जाए, पहले उन दोनों पॉइंट को आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना होगा और फिर उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। यदि आप ऐसा करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, या आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक मेरे पास ये कोई एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास कोई वाई एक्सिस है, ये मेरे पास कोई 2 अलग अलग पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स वाई है और ये वाला पॉइंट ए बी है। यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। तो फॉर्मूला होता है मॉडुलस Z1 - Z2। आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस करोगे और उसका फिर मॉडुलस करोगे तो आपके पास डिस्टेंस ही निकल के आएगी, या आप सीधा डिस्टेंस फॉर्मूले से भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये मेरे पास था मॉडुलस को आर्गेन प्लेन में कैसे लेते हैं, आर्गेन प्लेन क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है आर्गेन प्लेन में, और डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किस तरीके से पोलर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोलर रिप्रेजेंट का मतलब है पोलर कोऑर्डिनेट्स, और पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब है हम उसे ट्रिगोमेट्री फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये 2 डायग्राम दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना कि इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरीके से इनको पोलर फॉर्म में लिखते हैं। ये मेरे पास कोई पॉइंट है 2 2, ये मेरे पास y वाला पॉइंट है और ये मेरे पास x वाला पॉइंट है 2, ये 2 आपके पास ये वाला है। बाय पाइथागोरस थ्योरम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो गया 4 + 4 8, और 8 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो ये आ गया 2√2। इतना करने के बाद आपके पास जो ये वाला मॉडुलस निकला यहाँ से यहाँ तक का, ये मेरे पास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 + 2 आयोटा। यहाँ से यहाँ तक को बोला जाता है मॉडुलस z। तो मेरे पास एक लेंथ निकल गया है 2√2।
अब यदि मेरे पास ये सिर्फ लेंथ पता हो, ये पॉइंट नहीं पता हो, तो मैं किस तरीके से पॉइंट को निकाल सकता हूँ? इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट के रूल से करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, मेरे पास एक लेंथ है 2√2 की। मैंने काम क्या किया, यहाँ पे कॉम्पास रखा, 2√2 लेंथ तक की मैंने कोई आर्क या रेडियस ली, वो यहाँ तक है। यहाँ पे मैंने कॉम्पास रखा, 2√2 यहाँ तक है। मैंने एक आर्क लगाई 45 डिग्री एंगल के साथ, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैंने एक आर्क लगाई। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2√2 है। 45 डिग्री का एंगल है जिसे कोई थीटा बोला जा रहा है। ये मॉडुलस है, मॉडुलस को आर भी कहते हैं या मॉडुलस जेड भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ है इसको लिखा जाता है पोलर फॉर्म में। जो ये वाली लेंथ है डॉट कॉस के साथ ये वाला एंगल। वापस फिर सुनिए, इस पॉइंट से मतलब ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इंटू में cos 45। कैसे निकाल सकते हैं आप खुद देखिए। ये एक राइट ट्रायंगल है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब ओ ए, अगर मैं देखूँ इसे तो ओ ए अपॉन में 2√2 इक्वल टू cos 45। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है। क्लियर है? तो दिस मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज इक्वल टू cos 45। यहाँ से इसको इधर भेजा तो ओ ए की क्या वैल्यू निकल गई, 2√2 cos 45। cos 45 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2 से √2 खत्म, तो आपके पास ये वाली जो लेंथ निकल के आई दैट इज 2। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ निकल के आई वो भी आपके पास 2 निकल गई। तो अगर आपके पास, कहने का मतलब क्या है, यदि आपके पास ये लेंथ का पता और एंगल का पता है तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। ये अपने पास एक टॉपिक है। क्लियर है यहाँ तक? वापस फिर सुनिए, यदि आपके पास कोई लेंथ का पता है, आपको थीटा का पता है, तो आप डायरेक्ट ये पॉइंट निकाल सकते हो। कैसे? एक्स एक्सिस का जो पॉइंट निकलता है वो कैसे निकलता है, सीधा मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता हूँ। दिस इंटू में cos 45 कॉमा वाई एक्सिस वाला जो पॉइंट निकलता है वो निकलता है 2√2 डॉट में sin 45। एक्स एक्सिस पे हमेशा cos एंगल चलता है, वाई एक्सिस पे हमेशा sin एंगल चलता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इनको देखते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट में हम किस तरीके से थीटा लेते हैं, किस तरीके से आर लेते हैं। थीटा ये होता है जिसको आर्गुमेंट कहते हैं, और आर आपके पास होता है मॉडुलस जेड। इस डायग्राम में देखते हैं, वी हैव 4 क्वाड्रेंट, दिस इज इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट है। मैंने हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट किया है। आइए कैसे लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, मेरे पास एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, मींस उसकी एक लेंथ है जिसको आर से रिप्रेजेंट किया गया है। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ से यहाँ तक इसकी एक लेंथ है दैट इज आर, ये थीटा है। ये मेरे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट है तो मेरे पास ये मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी लेंथ आर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा एंगल है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। इन केस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो थीटा है दैट इज आर्गुमेंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है इसको हम आर बोल रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई लेंथ है, मीन्स उसका एक मॉडुलस है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये लेंथ आर है, और ये वाला जो एंगल है दैट इज थीटा। अब बात क्या होती है, किसी भी पोलर फॉर्म के अंदर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं कि जो थीटा होता है वो -180 से लेकर 180 तक जाता है, बट इन दोनों केस में ये 180 से बड़ा चला जाता है। तो कैसे करते हैं? अब इन दोनों केस के अलग रूल्स होते हैं। मेरे पास जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स की जगह पे आर कोस थीटा प्लस वाई की जगह पे आर साइन थीटा। आर आप कॉमन निकाल सकते हो जिसको लिखा जा सकता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इतना करने के बाद ये आर क्या होता है, मॉडुलस जेड। थीटा क्या होता है, कोई भी आर्गुमेंट या कोई एम्पलीट्यूड हो सकता है जेड का। ओके, अब जो थीटा होता है मैं आपको बता रहा हूँ वो -180 से 180 तक होता है, मीन्स -π से π तक होता है। लेकिन इन केस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट अगर आप देखो कि जो आपका थीटा है वो 180 से बड़ा चला जाता है, इसमें भी और इसमें भी। तो इन दिन केस में हम करते क्या है, दोनों केस के अंदर हम थीटा को थीटा ना लेके माइनस थीटा ले लेते हैं। जैसे
इस एक्सिस को देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इन केस ऑफ फर्स्ट थीटा, ये कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू हम लेके चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, ये दोनों तो बड़े इजी है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इन केस ऑफ थर्ड अगर मैं आपको बताऊं, आप ध्यान से देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है ये आपके पास कोई आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा है, ये थीटा 180 से बड़ा चला गया, तो हम इसको ऐसा ना करके हम फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं। फिर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के एंगल को लेते हैं, दैट इज थीटा, जिसको लिखा जा सकता है -पाई प्लस थीटा। क्लियर है? सेम इन फोर्थ क्वाड्रेंट, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ये थीटा ना लेके हम इतना थीटा लेते हैं, दैट इज माइनस थीटा। बिल्कुल ध्यान से देख लेना, थीटा पाई माइनस थीटा थर्ड वाले में चेंज हो जाता है, दैट इज -पाई प्लस थीटा, एंड द फोर्थ में हम जो लेते हैं दैट इज माइनस थीटा। क्लियर है? ये आपके पास पोलर रिप्रेजेंटेशन है, आपके पास आर्गेंट प्लेन था। अब आइए इन दोनों को मिला के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, किस तरीके से हम आर्गेंट प्लेन मानते हैं, किस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कन्वर्ट करोगे तो वो हमेशा थीटा में भी जाएगा, वो हमेशा आर में भी जाएगा। तो आइए सबसे पहले काम क्या करते हैं, कैसे मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करता हूँ। बिल्कुल ध्यान से समझना, मेरे पास ये रियल नंबर है और ये मेरे पास इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर आयोटा नहीं है, लेकिन आयोटा की जो साथ वाली टर्म है वो इमेजिनरी नंबर होती है। सबसे पहले काम क्या करते हैं, जो मेरे पास रियल है इसको आर कोस थीटा मानते हैं, और जो इमेजिनरी है उसको आर साइन थीटा मानते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत बेसिक स्टेप्स है ये। मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो आप किस तरीके से उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले काम क्या है, जो रियल नंबर है इसको आर कोस थीटा मानना है, और जो इमेजिनरी नंबर है उसको आर साइन थीटा मानना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों को करना है। यहाँ बन गया 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ बन गया 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतना करने के बाद ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, ये मेरे पास थर्ड है, और ये मेरे पास फोर्थ है। मैं थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देता हूँ। यदि थर्ड और फोर्थ को ऐड करते हो तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 ही हो गया, 1 + 1 आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? 1 + 1 हो गया 2, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास 1 हो गया तो आर का स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। इतना करने के बाद आपको काम क्या करना है, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई ±√2, बट जो आपका आर है वो रेडियस मीन्स मॉडुलस। इस क्वेश्चन में रेडियस या मॉडुलस एक ही बात है, और रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो आर की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई √2। आर मीन्स हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस निकल के आया वो क्या आ गया, √2। क्लियर है यहाँ तक? इतना करने के बाद आपको काम क्या करना है, इस आर की वैल्यू को उठाना है और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में डालना है। अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, 1 इज इक्वल टू आर की जगह मैंने √2 पुट किया। सेकंड इक्वेशन की अगर बात करें, 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? देन आपको काम क्या करना है, √2 को इसके नीचे, √2 को इसके नीचे, आ गया 1/√2 इक्वल टू कोस थीटा, और यहाँ पे आ गया 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है? ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन भी पॉजिटिव होता है, कोस भी पॉजिटिव होता है? ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ से ये क्या लॉजिक निकला कि जो आपका थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। क्लियर है? अब इसको इससे डिवाइड करते हैं। मेन साइन थीटा को कोस थीटा से अगर आप डिवाइड करते हो तो टेन थीटा आपके पास निकल के आया 1 क्यों आया? क्योंकि 1/√2 और 1/√2 को जब आपस में डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा आपस में कट जाएगा। आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? 1। टेन थीटा को टेन थीटा रखा, 1 को लिखा 1045। डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है, प्रिंसिपल वैल्यू को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कंपैरिजन करने के बाद थीटा मेरे पास निकला 45 डिग्री या
π/4। क्लियर है? वापस चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास जो z होता है उसको लिखते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। कौन सी फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में। क्लियर है यहां तक? उसके बाद काम क्या करते हैं, इन दोनों से r कॉमन आया, अंदर आ गया cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r की वैल्यू √2 है, cos एज इट इज, थीटा मेरे पास π/4 है, प्लस आयोटा sin π/4। तो मेरे पास काम क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसको मैंने चेंज किया किस फॉर्म में? पोलर फॉर्म में। यही अपना टॉपिक है कि किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने एक पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये था थोड़ा सिंपल था क्योंकि मैंने पॉजिटिव लिया था। अभी मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, उसमें मैं आपको एक नेगेटिव एक्सिस लेके चलूंगा, उसको बड़ा ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं √3 माइनस आयोटा। यू हैव टू कन्वर्ट अगेन इन पोलर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट कर लेते हैं जो √3 है इसको r cos थीटा, बिल्कुल ध्यान से, और इमेजनरी नंबर को पुट करते हैं r sin थीटा। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को हम करते हैं दोनों तरफ से स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको भी मैं कर लेता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। आफ्टर स्क्वायरिंग इट विल बी 3r² cos² थीटा। ये हो गया 1 = r² sin² थीटा। क्लियर है? ये मेरे पास थर्ड है और ये मेरे पास फोर्थ। बिल्कुल जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, स्टेप सारे फॉलो वही होंगे। इन दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया r² cos² थीटा प्लस में r² sin² थीटा। 4 = हो गया r² क्योंकि अंदर आ गया 1, क्योंकि cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है? 1। इतना करने के बाद r की जो वैल्यू आ गई वो आ गई +-2, बट r ग्रेटर देन 0 क्योंकि r कभी नेगेटिव नहीं होता। तो r की क्या वैल्यू निकल के आ गई 2। इतना करने के बाद काम क्या करना है, इस r की वैल्यू को आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में डालना है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालूं √3 = r cos थीटा, सेकंड इक्वेशन में डालूं सेकंड इक्वेशन मेरे पास है -1 = r sin थीटा, तो -1 = r sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक? देन सोल्व करते हैं। 2 को इसके नीचे लेके यहाँ पे आ गया √3/2 दैट इज इक्वल टू cos थीटा, और ये आ गया -1/2 sin थीटा। साइन नेगेटिव है, cos पॉजिटिव है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर साइन नेगेटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है? आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। साइन नेगेटिव cos पॉजिटिव, ऑब्वियस ही बात है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है और आपका cos पॉजिटिव होता है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? तो आइए फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है। इसी वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसे हम -θ लेते हैं। क्या लेते हैं? -θ। क्लियर है यहाँ तक? अब इस थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम करते क्या है, cos थीटा की वैल्यू √3/2 है, sin थीटा की वैल्यू ये है, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हैं, ये आ गया tan थीटा दैट इज इक्वल टू -1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। 2 से आपका 2 खत्म, यहाँ आ गया -1/√3। क्लियर है यहाँ तक? tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। इस नेगेटिव को मैं इधर ले आता हूं, ये हो गया -tan थीटा इक्वल टू 1/√3। क्लियर है? -tan थीटा इक्वल टू 1/√3 को लिखा जा सकता है tan 30 डिग्री, इट मीन्स π/6। क्लियर है? नेगेटिव को अंदर ले जाते हैं, ये हो गया tan -θ इक्वल टू tan π/6। कंपैरिजन करने के बाद जो -θ निकल के आया
वो आया π/6, या जो थीटा निकल के आया वो आया -π/6। यहां तक क्लियर है? थीटा कितना निकल के आया? -π/6। बिल्कुल ध्यान से देखना, क्लियर है? अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? √3 माइनस आयोटा। हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना था। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब पोलर फॉर्म में चेंज किया जाता है तो उसको लिखा जाता है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r मेरे पास है 2 ब्रैकेट स्टार्ट, cos थीटा मेरे पास है -π/6, तो यहाँ पे -π/6 लिखा, प्लस आयोटा साइन -π/6। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चेक कर सकते हो आपका आंसर गलत है सही है, सिर्फ इसको ओपन करके देख लीजिए। थोड़ा सा और बता देता हूँ चेक करने के लिए। 2 एज इट इज, कोस नेगेटिव के साथ होता है तो नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर है? साइन 30 -1/2 होता है क्योंकि नेगेटिव में है, ये हो गया -1/2 आयोटा। 2 को अंदर लेके जाए तो आपके पास फाइनल यही आंसर आ गया √3 माइनस आयोटा। तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में इस तरीके से चेंज कर सकते हो। स्टूडेंट, अगर अब भी आपको कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट है, आपको टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप मुझे फ्रैंकली कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आप अपना डाउट बिल्कुल क्लियर करिए और क्वेश्चन स्टार्ट करिए। इसकी एक्सरसाइज है 5.2। ओके बच्चों, थैंक यू।